एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 15 के बारे में, जो बात करता है कि कार्रवाइयाँ शुरू करने की अपेक्षित शर्तें के बारे में, कि इसकी अपेक्षित क्या शर्तें होती है। जैसे संज्ञान लिया जाता है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो कैसे लिया जाएगा, किस मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिया जाता है, कौन सा न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो धारा 210 से धारा 222 तक में पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बताता है कि अगर कोई विटनेस है, अगर उसको कोई धमकी दे रहा है तो फिर वो क्या कर सकता है वो विटनेस, तो उसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 ये हमारा रहने वाला है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पार्ट 1 आज रहेगा, उसके बाद पार्ट 2 इसके अगले लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए है क्या कि अपराध का संज्ञान कौन करेगा। अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसका संज्ञान किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है। साथ साथ लोक न्याय के विरुद्ध अपराध में उसका अभियोजन किस तरह होता है। जैसे आप मिथ्या साक्ष्य देते हो, कोई दस्तावेज पेश करते हो ताकि वहाँ पे कुछ गलत कार्रवाई की जा सके, तो फिर उसमें क्या किस प्रकार से अभियोजन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है आज के सेशन में। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चैप्टर 15 है किस बारे में है, कार्रवाई शुरू करने के अपेक्षित शर्तों के बारे में है। 210 से 222 तक में ये पूरा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं अगर किसी अपराध का संज्ञान करने की। अपराध का संज्ञान का मतलब क्या होता है, इस टर्म का क्या मीन्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अपराध हुआ है, उस अपराध की जानकारी किसको होना, न्यायालय को होना, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब को होना। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसमें अपराध में न्याय दिलाने का काम, यानी कि जस्टिस दिलाने का काम किसका है, मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय का काम होता है वो। तो अगर न्यायालय का अगर ये काम है तो उसके जानकारी में तो ऐसा अपराध होना चाहिए कि ऐसा अपराध घटित हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, या तो आपको पुलिस FIR के माध्यम से जानकारी दिलाती है, परिवाद ये हो सकता है किसी ने परिवाद दाखिल किया हो, उस माध्यम से क्या किया जा सकता है, अपराध का संज्ञान किया जा सकता है। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी जानकारी किसके समक्ष लाया जाना, एक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाना, न्यायालय के समक्ष लेके आना। तो ये क्या कहलाता है कि अपराध का संज्ञान, यानी कि अपने जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करेंगे, अपने संज्ञान में ले लेंगे कि उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो अपराध का संज्ञान लेने की बात आती है कि कॉग्निजेंस कौन सा कोर्ट लेगा, तो यहाँ पे कहता है जो धारा 210 है, जो पहले धारा 190 हुआ करती थी CRPC में, जहाँ पे बताता था कि अब मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेगा वो किस बेस पे लेता है, किस तरह से लेता है। अब वही चीज़ यहाँ पे धारा 210 में बताया गया है। यहाँ पे न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है किसी भी ऑफेंसेस का क्या करेंगे, यहाँ पर संज्ञान लेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है धारा 213। धारा 213 वैसे तो देखा जाए तो सेशन न्यायालय को डायरेक्ट पावर नहीं होती है कि किसी भी मामले का संज्ञान लेने की। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो संज्ञान तो मजिस्ट्रेट ले लेगा, उसके बाद जब विचारणीय मामला किसके द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा होता है, तो सेशन न्यायालय को क्या किया जाता है, सुपुर्द किया जाता है। किसको, सेशन न्यायालय को। तो यहाँ पे सेशन न्यायालय को जब मामला सुपुर्द किया जाता है, उसके बाद सेशन न्यायालय क्या करेगा, उसका आगे के विचारण वगैरह करता है, ट्रायल वगैरह चलाता है, जांच करता है। दूसरी कंडीशन ये भी आती है कि अगर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट यहाँ पे संज्ञान लेने की पावर किसके पास है, सेशन न्यायालय के पास। जैसे जो स्पेशल मानहानि होती है, इस मानहानि कैसी, जो VIP मानहानि होती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, कोई मंत्री हो गए, उनकी अगर कोई डेफेमेशन करता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो डेफेमेशन होती है, मानहानि होती है, उसके डायरेक्ट क्या किया जाता है, सेशन न्यायालय के द्वारा यहाँ पे संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन बेसिकली सामान्य सा नियम यह है कि सेशन न्यायालय जो आरंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं है, तो वहाँ पर ये क्या करेगा, संज्ञान नहीं लेगा। संज्ञान कौन लेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब लेंगे। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वही चीज़ अभी मैंने जो होता है VIP मानहानि वाली, डिफेमेशन वाली। तो जो धारा 222 की उपधारा 2 है,
ये क्या बात करती है? ये बात करती है कि सेशन न्यायालय के द्वारा इनका क्या किया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा। वीआईपी मानहानि मैंने अभी बताया ना, जैसे भारत के राष्ट्रपति जब यानी कि जब मानी हानि हो रही हो, वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर हो या फिर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर हो या फिर किसी मंत्री के पद पर हो, राज्यपाल हो सकते हैं। इस तरह से अगर इस पोस्ट पे है, अगर उनकी मानहानि की जाती है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, सेशन न्यायालय के द्वारा इस वीआईपी डिफेमेशन जो हुई है इसका संज्ञान लिया जाएगा। अब क्या हम ये जो परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन, अब देखिए धारा 514 आपकी सीआरपी इसी में यानी कि बीएनएसएस में देखोगे, उसमें क्या कहता है कि परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन बता दी गई है कि अगर जब अपराध हुआ है, ठीक है ना, और अपराध हुआ है तो उसका कब तक उसका संज्ञान लिया जा सकता है, यानी कि अगर उसके बाद अगर मामला फाइल होता है तो फिर उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये कहता है धारा 514, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है, ऐसा अपराध हुआ है जिसमें केवल जुर्माने का प्रावधान है, उसमें कारावास वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, तो फिर उसमें 6 महीने तक का यहाँ पे लिमिटेशन बता दिया गया है कि अगर ऐसा अपराध होता है जिसमें जुर्माने का प्रावधान है तो आप 6 महीने के भीतर क्या कर सकते हो, 6 महीने तक का आपके पास टाइम है, आप उस 6 महीने के अंदर आप मामले को फाइल कर सकते हो। दूसरा चीज़ कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है जिसमें 1 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध है, यानी कि उसमें पनिशमेंट कितनी है उस अपराध के बारे में, 1 वर्ष से कम की, तो फिर यहाँ पर उसका लिमिटेशन 1 वर्ष तक ही होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है कि यदि 1 वर्ष से अधिक के अपराध से कारावास से दंडनीय अपराध किया गया है किंतु 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध है, 1 वर्ष से अगर कम का है तो इसमें 1 वर्ष तक कम ये लिमिटेशन है, लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडनीय अपराध किया गया है और जिसमें 3 वर्ष से कम के कारावास है तो फिर उसमें 3 वर्ष तक की है। अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आपके मन पे, क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि यहाँ पर 3 वर्ष तक के लिए बता दिए, अगर 3 वर्ष से अधिक का हो तो फिर उसमें क्या करना होगा, तो 3 वर्ष से अगर अधिक कारावास से दंडनीय अपराध होता है तो उसमें कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो ये धारा 514 आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोलता है कि परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन यानी कि कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और धारा आती है जो धारा 519 है। धारा 519 इसी बीएनएसएस की क्या बात करती है कि परिसीमा काल का विस्तारण, यानी कि अगर हो सकता है आपके पास पर्याप्त कारण हो कि आप किस कारण से यहाँ पे मामले को फाइल नहीं कर पाए हैं, तो ये लिमिटेशन के अंदर तो आपको एक पर्याप्त कारण बताना होगा। अगर न्यायालय सेटिस्फाई हो जाता है उस पर्याप्त कारण से, उसका समाधान हो जाता है न्यायालय का कि आपने जो इसने देरी की है वो काफ़ी जेन्युइन देरी है, यानी कि आपके पास एक रीज़न है, ठीक है ना, पर्याप्त कारण है, सफिशिएंट कॉज है, तो उस कारण से क्या किया जा सकता है, परिसीमा काल के समाप्त होने के बाद भी क्या किया जा सकता है, संज्ञान लिया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। आइए बात समझ में, तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है ये एक क्वेश्चन और आता है कि क्या अपराध का संज्ञान लेते समय, यानी कि जब मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस लेता है किसी भी अपराध का, तो उस अपराध के अपराधी जो होते हैं यानी उनका जो अभियुक्त है उनका उपस्थित होना क्या आवश्यक है, ये बताइए कि क्या उनको उपस्थित होना आवश्यक है जब संज्ञान लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका क्या होगा कि जब संज्ञान लिया जाता है किसी भी अपराध का तो जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे अपराधी पकड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञान जब यहाँ पे न्यायालय के या मजिस्ट्रेट के संज्ञान में कोई अपराध आता है, ठीक है, किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है तो उस टाइम पे जो अभियुक्त होता है, अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ और आती है जो आपके धारा 308 है,
बीएनएसएस की। धारा 308 क्या बात करती है कि जब भी यहाँ पे उस मामले में साक्ष्य लिया जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, उस एविडेंस को रिकॉर्ड करते समय अभियुक्त की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यानी कि अभियुक्त की उपस्थिति में ही क्या किया जाएगा, एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। किंतु यहाँ पर भी एक और अपवाद आ जाती है। अपवाद धारा 335 बीएनएसएस की आप देखोगे तो वहाँ पे कहता है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी साक्ष्य लिया जा सकता है। अब किन कंडीशन में लिया जा सकता है वो जो हम डिटेल में पढ़ेंगे धारा 335 और 308, तब आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा। अभी बेसिक सी बात इतना जान लीजिए कि अभियुक्त की उपस्थिति कब जरूरी नहीं, संज्ञान लेते समय, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा उस टाइम पे अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य होगी। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि अपवाद इसके भी ये धारा 335 कहता है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी साक्ष्य का अभिलेख लिया जा सकेगा। ये बात होगी आपको। अब यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब जो धारा 210 की बात करते हैं, जो धारा 190 हुआ करती थी सीआरपीसी में, यहाँ पे कहता है मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाना। कौन लेगा अपराध का संज्ञान? मजिस्ट्रेट साहब लेंगे। अब मजिस्ट्रेट साहब कौन कौन से मजिस्ट्रेट साहब लेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब इस अध्याय के अधीन रहते हुए, ये कौन सा अध्याय है? अध्याय 15, ठीक है। जो अध्याय 15 है, इस अध्याय के अधीन रहते हुए कोई निम्न मजिस्ट्रेट, निम्न मजिस्ट्रेट कौन सा? जो नीचे बताए गए हैं, किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है। अब कौन सा अपराध? कोई भी अपराध। यहाँ पे क्या कहता है? किसी भी अपराध का संज्ञान कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लेगा, या फिर कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी ले सकता है। हर जो सभी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात नहीं करता, सिर्फ उस मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात करता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विशेषतः सशक्त किया हो। इसके उपधारा 2 में बताया गया है, इसी धारा के धारा 210 के उपधारा 2 में बताया गया है कि अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे तो जो ऐसा मजिस्ट्रेट जो जांच विचारण करने के लिए सक्षम हो, उसको क्या कर सकता है? किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है, स्पेशली एम्पावर्ड कर सकता है। अगर उस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है तो वो भी क्या कर सकता है? किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है। तो ये 2 मजिस्ट्रेट बताए गए हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तो कोई कंडीशन है ही नहीं, ये तो ले ही सकता है। लेकिन द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर उसको एम्पावर्ड करता है उसके बाद ही क्या किया जाएगा? उसके द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। ये तो बात होगी कि कौन सा मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि संज्ञान किस आधार पे लिया जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई अपराध हुआ है तो उसका संज्ञान लेना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला कहता है परिवाद पे। जब यहाँ पे कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है, कंप्लेंट किसके द्वारा की जाएगी? किसी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। और कंप्लेंट किससे की जाती है? यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब से की जाती है। अब इसका जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वही यही है कि मजिस्ट्रेटों से परिवाद की बात करता है। तो जो परिवाद किया जाता है, किससे किया जाता है? यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब से किया जाता है। अब परिवाद होता क्या है ये हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते समय जो पढ़े थे। आगे बात समझ में ये हो गया। उसके बाद दूसरा आता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट में एक चीज़ और इसमें जोड़ दिया है, पहले यहाँ पे नहीं था सीआरपीसी में, अब यहाँ पे कह दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक रीति सहित अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस रिपोर्ट पेश किया गया है तो उस पर भी क्या किया जा सकता है? संज्ञान लिया जा सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पे ये बताता है कि अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति पर, यानी कि पुलिस अधिकारी क्या करेगा? पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा, उस आधार पे क्या किया जाएगा? आगे की कार्रवाई की जाती, संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए पुलिस अधिकारी से भिन्न अगर कोई भी व्यक्ति, उससे अगर कोई इत्तला यानी कि जानकारी प्राप्त होती है, किसको? मजिस्ट्रेट को, या फिर जो मजिस्ट्रेट है उनको स्वयं ऐसी जानकारी का होती है ये ऐसे कि ऐसा अपराध हुआ है, यानी कि सो मोटो, यानी कि स्वयं उनको लगता है कि ऐसा अपराध हुआ है तो उसका स्वयं संज्ञान ले सकते हैं। तो आगे बात समझ में। तो पहला कहता है परिवाद पे, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे, तीसरा आता है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति जानकारी देता है, या फिर
मजिस्ट्रेट को स्वयं अपनी जानकारी, स्वयं किसी अपराध की जानकारी हो जाती है तो फिर उनका संज्ञान लिया जाएगा और आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ट्रायल चलाएगा। तो ये बात हो गई आपकी धारा 210 की कि कौन सा संज्ञान लेगा, किस आधार पर संज्ञान लिया जाएगा। अब इसी का उपधारा 2 क्या बात करती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को, वही चीज़ है जो मैंने पहले बताया था कि जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है उसे एम्पावर्ड किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम के द्वारा। तो सीजीएम क्या कर सकता है, किसी द्वितीय वर्ग सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड कर सकता है। कौन से मजिस्ट्रेट को, जो जांच या विचारण करने के लिए सक्षम हो, ठीक है। और ऐसा मजिस्ट्रेट होना चाहिए जिसकी अधिकारिता के भीतर क्या हुआ, अपराध हुआ हो और वो सक्षम हो उसका संज्ञान लेने के लिए। तो यहाँ पर उपधारा 1 के अधीन संज्ञान लेने के लिए यहाँ पे एम्पावर्ड कर सकता है कौन, सीजीएम। ये हो गई। अब ये तीसरा चीज जो है आपका, तीसरा कौन सा, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला या स्वयं जानकारी पर के अपराध हुआ है। अब ये इसका पॉइंट जो है, अब इसी के आगे का पार्ट जो धारा 211 है, इसी के बारे में धारा 211 कहती है। तो धारा 211 देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी पे क्या हो गया कि संज्ञान ले लिया गया और जो मान लीजिए जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, वो कहीं और रहता है। अब उसको लगता है कि नहीं, जो मामला है कहीं और चलना चाहिए, किसी और के मजिस्ट्रेट के समक्ष चलना चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 210 की उपधारा 1 के खंड ग में, जो मैंने अभी बताया कि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से अपनी जानकारी प्राप्त होने पर। अब यहाँ पे देखिए अब ये पूरा जो धारा है, धारा 211, ये है तो बहुत ही टफ, लेकिन आसानी से समझ में आएगा आपको। जब मैंने बताया कि धारा 210 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन जब यहाँ पर संज्ञान ले लिया जाता है, जब संज्ञान ले लिया गया तो यहाँ पे जो अभियुक्त है, कौन सा अभियुक्त, ऐसा अभियुक्त जिसके विरुद्ध ऐसे मामले का संज्ञान लिया गया है, तो उसको एक सूचना दी जाएगी। कब सूचना दी जाएगी, जब एविडेंस रिकॉर्ड होना होगा, यानी साक्ष्य लिया जाएगा, तो उस साक्ष्य को रिकॉर्ड करने से पहले एक इत्तिला दी जाएगी, इत्तिला अभियुक्त को दी जाएगी कि वह क्या कर सकता है, वह एक मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच विचारण कराने का हकदार है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होगी कि जिस मजिस्ट्रेट से वो अभियुक्त जांच विचारण करवाना चाहता है, कि आओ उसको प्रॉपर उसका विचारण चलाने का अधिकारिता है, ये सक्षम है कि नहीं है। ये सारी चीज़ देखने के बाद ही क्या किया जाएगा, यदि अभियुक्त या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं, यानी कि एक अभियुक्त है तो वो, या फिर एक से अधिक अगर एक्यूज्ड है, वो क्या कर सकते हैं, अगर वो आपत्ति करते हैं किस चीज़ का, कि जो कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई करने पर आपत्ति करता है, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है अब उसके समक्ष आपत्ति खड़ी करते हैं। आपत्ति क्या करते हैं कि मुझे यहाँ से जांच विचारण नहीं करवाना, किसी और मजिस्ट्रेट से जांच विचारण करवाना है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो किस बारे में है, धारा 210 के उपधारा 1 के खंड ग के बारे में ही है, ए और बी के बारे में नहीं है, सिर्फ सी के बारे में है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यदि ऐसी आपत्ति आती है तो मामला क्या किया जाएगा, अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यहाँ पे आदेश हो। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऐसे मामले को ट्रांसफर कर सकता है किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो ये हो गई आपकी धारा 211। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, जो धारा 212 की बात करता है। धारा 212 क्या कहता है, मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। अब हवाले करने का इसका अर्थ क्या होता है, हवाला करने का मतलब होता है कि अगर कोई ऊपरी कोर्ट है, ठीक है ना, हायर कोर्ट है, वो क्या करती है, हायर कोर्ट अपने जो निचली कोर्ट होती है उनको मामले को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। जो ऐसे मामले को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है ऊपरी कोर्ट के द्वारा निचली कोर्ट को मामले को यहाँ पे अंतरित किया जा रहा है ना, वो क्या कहलाता है कि मामले को हवाले करना। वहीं अगर एक चीज़ और आती है सुपुर्द करने की, तो सुपुर्द कौन करता है, जो निचला कोर्ट होता है वो ऊपरी कोर्ट को करता है।
जैसे अगर सीजीएम क्या कहते हैं, सीजीएम जो है वो अपने जो किसी भी मामले को जांच विचारण के लिए कि अपने अधीनस्थ किसी को भेजते हैं, जैसे जेएमएफसी को भेज देते हैं, ठीक है। जेएमएफसी को अगर भेज दिया तो ये क्या कहलाएगा कि सीजीएम साहब ने कोई मामला किसके हवाले कर दिया, जेएमएफसी यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया। वहीं अगर जेएमएफसी जो है, ठीक है, किसी भी मामले का विचारण करता है यानी जांच करता है और उसको पता लगता है कि जो मामला है सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, तो क्या करेगा, ये सेशन न्यायालय को भेज देगा। तो ये जो भेजा गया है तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि सुपुर्द किया गया, यानी कि निचली कोर्ट ने ऊपर भेजा तो सुपुर्द कहलाया, ऊपरी कोर्ट ने नीचे वाले को भेजा तो क्या कह रहा है कि हवाले किया है। इतना समझ में आ गया, ये हो गया। अब इसका जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात, अब मान लीजिए जो सीजीएम साहब हैं वो सीजीएम क्या करते हैं, किसी भी अपराध का संज्ञान लेते हैं। जब संज्ञान ले लिया तो उनको लगता है कि जो है जांच या विचारण करने के लिए किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो अधीनस्थ जो साक्ष्य सक्षम मजिस्ट्रेट है, ठीक है, अधीनस्थ सक्षम मजिस्ट्रेट कौन होंगे, या तो जेएमएफसी होंगे या फिर जेएमएससी होंगे, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर उनके हवाले कर सकते हैं सीजीएम साहब। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उसके द्वारा सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास ऐसी डायरेक्ट पावर नहीं होती कि वो उसको मामले को किसी निचले कोर्ट को भेज सके। निचला, उससे निचला कोर्ट कौन सा होगा, एक ही तो कोर्ट बचा है, कौन सा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को यहाँ पे संज्ञान करने के पश्चात जांच विचारण करने के लिए भेज सकता है, लेकिन कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, यहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पहले उसको सशक्त करेगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। अगर ऐसे एम्पावर्ड किया है तो फिर यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मामला भेजा जा सकता है, निचली कोर्ट को के हवाले किया जा सकता है। अगर यहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसा इस तरह से एम्पावर्ड नहीं किया है कि मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता है, तो फिर यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा। अगली वर्षन में ये हो गया। अब वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे ये दूसरा क्लोज कहता है ना कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सशक्त किया गया प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मामले को भेज सकता है, तो यहाँ पर इसके साथ एक और धारा आपको पढ़नी जो है धारा 450 का सब क्लॉज 2। धारा 450 यानी बीएनएसएस की बात करता है। बीएनएसएस की धारा 450 सब क्लॉज 2 क्या बात करता है कि यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसने धारा 212 की उपधारा 2 में, यानी धारा 212 की उपधारा 2 कौन सी कहलाएगी, यही वाली जो अभी हमने पढ़ी। यहाँ पर कहता है इस धारा के तहत अगर कोई मामला किसी मजिस्ट्रेट अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया है ना, तो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जा सकता है, वापस उस मामले को मंगाया जा सकता है और उस मामले की स्वयं जाँच कर सकता है वह मजिस्ट्रेट। यानी जिसने भेजा था, जिसने हवाले कर दिया था, किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया था ना, तो वो क्या कर सकता है, मामले को वापस मंगा सकता है और स्वयं जांच विचारण कर सकता है। ये धारा 450 के उपधारा 2 बात करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो धारा आती है वो है आपकी धारा 213। धारा 213 क्या बात करता है, अपराधों को सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा। अभी तो क्या बोला गया कि किसी भी अपराध का संज्ञान कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेंगे। मजिस्ट्रेट कौन सा करेगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को बताया था। अब वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यानी कि अगर मान लीजिए इस बीएनएसएस में या फिर किसी अदर एक्ट में जो लागू है, उस एक्ट में अगर स्पेशली बताया गया है अभिव्यक्त रूप से कि जो इस मामले का संज्ञान अगर सेशन न्यायालय लेगा तब तो ठीक है, सेशन न्यायालय लेगा। लेकिन उसके अलावा कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द नहीं किया जाता। क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पे आरंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय क्या कहलाता है, आरंभिक यानी कि फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट, जिसमें आप पहली बार किसी भी मामले को क्या करते हो, फाइल करते हो।
वो क्या कहलाती है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद अपीली कोर्ट होती है। उसके बाद जहाँ से निर्णय हुआ उसकी अपील कर सकते हो, उसके बाद अपीली कोर्ट हो जाती है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट होती है जहाँ पहली बार मामले को संस्थित किया जाता है, इंस्टीट्यूट किया जाता है, वो कहलाता है फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट। तो यहाँ पे यही चीज़ कहता है कि फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट के रूप में ना जो सेशन न्यायालय है किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय उसके जो यहाँ पे अव्यक्त रूप से बताया गया हो या फिर उसको मामला सुपुर्द किया गया हो। तो मामला सुपुर्द करने पर तो यह उसका ट्रायल चला सकता है, संज्ञान ले सकता है, लेकिन जब तक सुपुर्द नहीं की जाता तब तक वो क्या नहीं करेगा, संज्ञान नहीं लेगा। उसी तरह से अब यहाँ पे देखें जो धारा 260 है, धारा 260 क्या बात करती है, धारा 222 सब क्लॉज 2 के अधिशासित मामलों में प्रक्रिया। अब जो धारा 222 की उपधारा 2 बात करती है वो बात करती है आपकी वीआईपी डिफेमेशन के बारे में, यानी कि जो वीआईपी लोगों की मानहानि होती है, प्रेसिडेंट हो गए और वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, मिनिस्टर हो गए, कोई मंत्री, राज्यपाल, गवर्नर, इन सभी लोगों के बारे में प्रक्रिया बात करता है कि अगर इनकी मानहानि होती है तो कौन संज्ञान लेगा, और डायरेक्ट सेशन न्यायालय संज्ञान लेगा। ये धारा 260 में बात करती है। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। अभी जो धारा 260 है ना, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका जो धारा 215। ये सबसे इम्पोर्टेंट धारा है, ठीक है। जो धारा, ये थोड़ी लंबी चौड़ी धारा है तो आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जो धारा 215 ये पहले कहाँ पे था, धारा 195 में था। यहाँ पे कहता है 2-3 चीज़ें की बात करता है। पहला कहता है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए, पहली चीज़ कि अगर कोई ऐसा अपराध है जो लोक न्याय के विरुद्ध हो रहा हो। दूसरा कहता है कि साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए, यानी कि जब आप साक्ष्य दे रहे हो, साक्ष्य में कोई एविडेंस पेश कर रहे हो दस्तावेज के रूप में, और वो उस दस्तावेज क्या है, हो सकता है फर्जी हो या फिर किसी भी तरीके से उससे संबंधित अपराध हो रहा हो। दूसरी चीज, तीसरा कहता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के लिए, यानी कि लॉफुल अथॉरिटी है, ठीक है, लॉफुल अथॉरिटी है, पब्लिक सर्वेंट है, उनकी क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, यानी कंटेम्प्ट कर रहे हो। तब फिर यहाँ पे उसका अभियोजन किस तरीके से चलाया जाएगा यहाँ पे बात किया गया है। अब ये धारा 215 है ना, इसका एक प्रक्रिया बताया गया है कि आगे के प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा। तो आगे के प्रोसीजर धारा 379 में बताया गया है, यानी कि 379 भी इसमें ऐड करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, पहला जो सब सेक्शन है ये बात करता है कि अगर कोई न्यायालय निम्न अपराधों का संज्ञान लेना चाहता है। कौन से अपराध, ये जो 3 अपराध बताए गए हैं, ठीक है। अब ये 3 अपराधों का अगर संज्ञान लेना चाहता है कि अगर जो संबद्ध लोक सेवक है, ठीक है, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ हैं, उनके लिखित परिवाद पर ही करेगा। अब मान लीजिए जो जिसे देखिए, जो धारा 206 से 223 तक के अपराध हैं, जो धारा 206 से लेके जो धारा 223 तक के अपराध हैं, वो किस बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान, जो आपका चैप्टर 13 है बीएनएस का, जैसे समन की तामील की कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाता कोई व्यक्ति, ठीक है, लोक सेवक का आदेश नहीं मानता है, लोक सेवक का आदेश न मान कर गैर हाजिर रहता है, लोक सेवक कि यहाँ पे जो आदेश प्रख्यापित की गई है उसका आदेश की अवज्ञा करता है। इन तरीके का अगर कोई अपराध होता है तो जिस लोक सेवक के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जिस लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा की जा रही है, तो उस लोक सेवक के यहाँ पे परिवाद पे ही यहाँ पे ऐसा मामला संसित किया जाएगा। या फिर दूसरा कि अगर लोक सेवक, ऐसा लोक सेवक जिसके प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, यानी इसका जो हायर अथॉरिटी होगा उसके लिखित परिवाद पे ऐसा क्या किया जाएगा, इन सभी मामलों का परिवाद दाखिल किया जाएगा, उसके बाद ही इसका अभियोजन चलाया जाएगा, ठीक है। या फिर धारा 206 से धारा 223 तक के जो अपराध है उसका दुष्प्रेरण किया जाता है या प्रयत्न किया जाता है, या फिर ऐसे अपराध का षड्यंत्र रचा जाता है, तो फिर ऐसा जो अपराध है, तो ऐसे अपराधों का संज्ञान किस तरीके से लिया जाएगा, इस संज्ञान ऐसे लिया जाएगा कि जो लोक सेवक है उसके लिखित परिवाद पर किया जा सकता है, या फिर जिसके वो प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है उसके लिखित परिवाद पर किया जा सकता है। यह है आपका पहला क्लॉज।
दूसरा क्लॉज यहाँ पे कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अपराध हो रहा हो, ठीक है, कौन सा अपराध, अब यहाँ पे ये जो 3 चीज बताई गई है कि निम्न अपराध का संज्ञान ऐसे न्यायालय, अब ऊपर हमने देखा लोक सेवक के लिए था, अब यहाँ पे क्या है, अब ये चैप्टर 14 की बात करता है, जो चैप्टर 14 है बीएनएस की, कि मिथ्या साक्ष्य देना, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध करना, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उस न्यायालय के, जिस न्यायालय में ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, उस न्यायालय के परिवाद पे क्या किया जाएगा, ऐसे अपराध का अभियोजन चलाया जाएगा, या फिर वह न्यायालय जिस न्यायालय में ऐसा अपराध किया गया है उसके अधीन, जिस न्यायालय के अधीनस्थ है, जैसे मान लीजिए ए कोर्ट जेएमएफसी है, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब इसके समक्ष क्या किया गया, मिथ्या साक्ष्य दिया गया, तो या तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है, परिवाद दाखिल कर सकता है उसके खिलाफ, या फिर इसके ऊपर जो कोर्ट है जैसे सीजीएम है, तो सीजीएम साहब क्या कर सकते हैं, एक परिवाद दाखिल करवा सकते हैं, परिवाद दाखिल करवा सकते हैं, लेकिन उसके पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, यानी कि प्रारंभिक जांच होती है। उसके बाद क्या किया जा सकता है, लिखित परिवाद पे ही ऐसा मामला अनुशंसित किया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट इसमें नहीं आती है, सिर्फ परिवाद की बात करता है अगर ऐसे अपराध होते तो, जैसे धारा चैप्टर 13 और चैप्टर 14 बीएनएस की बात करता है। तो यहाँ पे कहता है बीएनएस की धारा 229 से 223, धारा 229 किस बात करता है बीएनएस की, तो मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड की बात करता है, ठीक है, 233 तक की बात करता है। धारा 236 क्या बात करता है कि ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, उसका मिथ्या कथन किया करते हो, वो हो गया। धारा 237, धारा 242 से धारा 248 तक के प्रावधान, जो ऐसे मामले होते हैं, तो ऐसे मामलों में क्या किया जाता है कि जो न्यायालय, जिस न्यायालय में ऐसा अपराध किया जा रहा है उस न्यायालय के परिवाद पे किया जाएगा, या फिर ऐसे जो अपराध बताया गया इसका उस साक्ष्य के रूप में दस्तावेज दिया जा रहा है, गलत मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है, इसका षड्यंत्र दुष्प्रेरण प्रयत्न किया जा रहा है, तो ऐसे अपराधों का संज्ञान परिवाद पे ही किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्लॉज है, दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि जहां किसी लोक सेवक द्वारा उपधारा 1 के खंड का के अधीन, अब हमने देखा जो उपधारा 1 का खंड का के अधीन अगर कोई परिवाद किया गया है, वहाँ पर ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, यानी जैसे मान लीजिए ए है, एक पब्लिक सर्वेंट है, इसने क्या किया, परिवाद दाखिल किया। अब यहाँ पे जब परिवाद दाखिल हो जाता है तो ये इसके ऊपर का जो हायर अथॉरिटी है जिसके वो प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, जैसे मान लीजिए बी है, इसके ऊपर हायर अथॉरिटी, तो बी क्या कर सकता है, एक यहाँ पे उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है कि इस परिवाद को वापस लिया जाए। अब यहाँ पे जब ऐसे आदेश देगा तो इसकी एक कॉपी किसके पास जाएगी, न्यायालय के पास जाएगी, और वह न्यायालय आगे कोई कार्यवाही फिर नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उस परिवाद को वापस लिया जा सकता है, लेकिन कौन लेगा, उसका हायर अथॉरिटी लेगा, यानी जिसके वो प्रशासनिक तौर पे अधीनस्थ है। अब मैंने बताया था कि धारा 379 पढ़ना पड़ेगा, तो धारा 379 देखिए, धारा 379 के यहाँ पे शॉर्ट में तो लेके आया हूँ, पूरा तो नहीं है। यहाँ पे देखिए धारा 379 क्या कहता है कि धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया डायरेक्ट है, तो आप वहाँ पे इसको खोल लीजिए। यहाँ पे कहता है जब किसी न्यायालय की जिस उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर, इस निमित्त किए गए उसके आवेदन का मतलब क्या है कि जो धारा 215 उपधारा 1 खंड का, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, धारा 215 उपधारा 1 खंड का के बारे में, यानी ए के बारे में बात कर रहा है, या फिर अन्यथा, अन्यथा का मतलब कौन सा, धारा 215 1 खंड खा, इसके अधीन यदि कोई आवेदन किया जाता है तो फिर जो किसी अपराध की जो यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में, यदि उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई, यानी पेश की गई मतलब कोई दस्तावेज दिया गया, कोई ऐसा अपराध किया गया, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, जब परिवाद की बात आती है तो न्यायालय पहले प्रारंभिक जांच करता है, यानी जिस न्यायालय में ऐसा काम हुआ है, जैसा अपराध हुआ है, वो क्या करेगा, पहले प्रारंभिक जांच करेगा कि क्या सही में ऐसा हुआ है। उसके बाद जब प्रारंभिक जांच हो जाती है तो फिर वहाँ पे क्या करता है, उसका लिखित परिवाद कर सकता है, ठीक है। यानी कि भाई अगर मैं कोर्ट हूँ, ठीक है, मेरे समक्ष अगर कोई ऐसा दस्तावेज आ रहा है, मुझे लगता है कि ऐसी ये दस्तावेज फर्जी है, यहाँ पे जानबूझकर यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा, पहले उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करूँगा, प्रारंभिक जांच करूँगा, उसके बाद उसका एक रिपोर्ट बनाऊँगा, रिपोर्ट बनाने के बाद उसका लिखित परिवाद कर सकता हूँ, और लिखित परिवाद कहाँ पे करूँगा, अधिकारिता रखने वाले प्रथम मजिस्ट्रेट को,
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखने गया, ये जो मामला है जो परिवाद किया जा रहा है किसके समक्ष किया जाएगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष ही किया जाएगा। अब यहाँ पे जिस अभियुक्त के खिलाफ हम परिवाद करना चाहते हैं ना, उस अभियुक्त से क्या किया जाएगा, उससे पर्याप्त प्रतिभूति भी ली जाएगी कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ पे परिवाद दाखिल किया जाना है, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको जब भी हाजिर होने का बोला जाए आप वहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। ये सारी चीज़ें पूरी प्रोसीजर है धारा 195 जो पहले थी, धारा 215 की। ठीक है, तो ये है आपका पहला पार्ट। आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से, आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है।